बहुत स्वागत है आपका। यूरोप में राष्ट्रवाद की कहानी बहुत पहले से शुरू हो चुकी है और राष्ट्रवाद की कहानी में हम फ्रांस की जुलाई क्रांति तक आ चुके थे। फ्रांस में क्रांति हुई। मेटरनिक एक बात कहा करता था, यूरोप में कहता था जब कभी फ्रांस छींकता है तो संपूर्ण यूरोप को सर्दी जुकाम होता है। ये बात सत्यापित हो गई। 1830 ईस्वी की क्रांति का असर संपूर्ण यूरोप में होने लगा, यानी फ्रांस के छींकने का प्रभाव पहले जर्मनी में, इटली में पहुंचा। तो हम कहानी आज आपको इस इटली में जो पहुंचा था, तो वहां क्रांति को नेतृत्व देने वाले कौन कौन थे, किस प्रकार से उन्होंने नेतृत्व दिया, उसमें से ही एक महान नायक की कहानी के साथ आपके बीच में उपस्थित है। जिस महानायक की बात हम करते हैं उसे इटली के इतिहास में पैगंबर के नाम से, मसीहा के नाम से जानते हैं। 1805 ईस्वी में उसका इस धरा पर अवतरण हुआ। मैजनी के नाम से हम उसे जानते हैं। उसे वास्तविक नाम ज्यूसेपे मैत्सिनी था। ज्यूसेपे मैत्सिनी के पिता एक चिकित्सक थे, डॉक्टर पिता के पुत्र। शुरू से ही इनमें राष्ट्रवादी भावना काफी बलवती हो रही थी, कह सकते हैं। राष्ट्रवादी भावना से बाल हृदय ओतप्रोत था। 1805 ईस्वी से कुछ ही वर्ष तो बीते थे, महज 1815 ईस्वी में जब नेपोलियन का पतन हुआ, वियना कांग्रेस पे मैटरनिक और नेपोलियन को पराजित करने वाली शक्तियां मिलकर के जब इटली को कई क्षेत्रों में विभक्त कर दिया, और इटली को विभक्त करने के बाद जो मैजनी का जन्मस्थल था जिनोवा, जो सार्डिनिया के क्षेत्र में हुआ करता था, उसे पिडमोंट को सौंप दिया गया। तो सार्डिनिया के लोगों ने इसका विरोध किया और एक 10 वर्ष का किशोर भी नहीं कह सकते, एक बालक उस विरोध में शामिल हो गया। 1815 ईस्वी के बाद विरोध में सम्मिलित होने के बाद उन्होंने, यानी मैजनी ने गहन अध्ययन किया, राष्ट्रवादी साहित्य का, इतिहास का गहन अध्ययन किया, और उसके बाद उन्होंने महसूस किया कि ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त कराना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से उन्होंने काम करना आरंभ किया। अभी उम्र 15 साल की हुई थी। 1821 ईस्वी में नेपल्स में प्रतिक्रियावादी ताकतों के विरुद्ध राष्ट्रवादियों का एक विरोध प्रदर्शन चल रहा था, और प्रतिक्रियावादी ताकत ने जिस बेरहमी से इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की, इससे मैजनी का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने निर्णय लिया कि हर परिस्थिति में हमें इटली को प्रतिक्रियावादी ताकत से, प्रतिक्रियावादी शक्ति से क्यों समझने की, ऑस्ट्रिया हंगरी के तत्कालीन चांसलर मेटरनिक के प्रभाव से मुक्त कराना। जो इटली को कई छोटे छोटे पार्ट्स में बांट कर वहां अनेक राजवंशों को, कुछ क्षेत्र को सौंप दिया गया था, कुछ दूसरे राजवंशों को दे दिया गया था, और इस तरीके से इटली का टुकड़ा टुकड़ा में बांट दिया गया था। सोच स्पष्ट थी, किसी भी तरीके से राष्ट्रवादी ताकत मजबूत न हो, राष्ट्रवादी शक्ति को कमजोर करने के लिए ये सारे काम किए। नेपल्स विद्रोह के बाद मैजनी आगे बढ़ते हैं। 1830 ईस्वी में जब जुलाई की क्रांति फ्रांस में शुरू हुई और उसकी हवा, वो क्रांति की जो बिहार भरी फ्रांस से और इटली तक पहुंची, तो उस बिहार को दिशा देने का काम करने लगे युवा हो चुके मैजनी। स्वाभाविक था, राष्ट्रवादियों को जो पारितोषिक मिलता रहा है उन्हें भी मिला, और उनको अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। जेल से निकलने जाने से पूर्व मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। उग्र राष्ट्रवादियों का संगठन कार्बोनरी ज्वाइन कर चुके थे। कार्बोनरी उग्र राष्ट्रवादियों का संगठन था, थोड़ा सा उग्र विचार वाले राष्ट्रवादी लोग सब इसमें मिलते थे। लेकिन जब जेल से बाहर आए तब तक स्थिति बदल चुकी थी। जेल में ज्यादा दिन नहीं रहते हैं मैजनी, लेकिन इतना ही दिन में कार्बोनरी संस्था इटली में बिल्कुल समाप्त हो, कह सकते हैं मृतप्राय हो चुकी थी। इस स्थिति में उन्होंने एक नई संस्था का सृजन किया, युवाओं को बुलाया, इटली के युवाओं को एकीकृत करने की कोशिश की, और इसी सोच से मार्सेई में 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना की। इन पर नजर प्रतिक्रियावादी शक्तियों की बढ़ती चली गई, और इस स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में उनको इटली छोड़ना पड़ा। इटली के बाहर जाकर के उन्होंने इटली के में जो क्रांतिकारी गतिविधि थी, राष्ट्रवादी शक्तियां थी, उस गतिविधियों को मजबूत करने की कोशिश करते रहे।
और इसी कोशिश में यंग यूरोप का उन्होंने गठन बर्न में किया, जर्मनी में जाकर 1834 ईस्वी में। तो ध्यान में रखना 1831 ईस्वी में यंग इटली, जो इटली में गठित हुई, यंग यूरोप 1834 ईस्वी में। दोनों ही संगठन में युवाओं को, यंग यंग नाम ये, युवाओं को जोड़ने की कोशिश की गई, क्योंकि मानना था उनका परिवर्तन युवाओं से होंगे। युवा शक्ति होती है राष्ट्र की, और इस शक्ति का सही दिशा में अगर उपयोग किया जाए तो परिवर्तन होंगे। इसके कारण, इस भावना से ही उन्होंने इन दोनों संस्था को गठित किया और इसके लिए उन्होंने काम किया। लेकिन मेटरनिटी के अन्याय, अत्याचार और प्रतिक्रियावादी शक्ति के अन्याय अत्याचार से थोड़ा सा उनका जो प्रयास था वो थोड़ा शिथिल पड़ा। कह सकते हैं कि बाद के वर्षों में थोड़ा कमजोर पड़े, शिथिल पड़े। हालांकि उनकी जो संगठन थे यंग इटली और यंग यूरोप, इसकी देखा देखी, इसको नकल करते हुए यूरोप के कई देशों में संस्थाएं, संगठन गठित की गई। 1848 ईस्वी में मेटरनिटी का पतन होता है। ऑस्ट्रिया हंगरी के चांसलर मेटरनिटी कब नहीं रह गए। तो उसके बाद फिर से सक्रिय राजनीति में इनका आना होता है। मेजनी का गणतंत्र के समर्थक, महान लेखक, विचारक, इनका मानना था इटली को, इटली की जनता को सौंप देना चाहिए। इटली की जनता ही निर्णय ले और वहाँ गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हो। इसलिए इन्होंने महान स्लोगन दिया, जनता जनार्दन इटली, अर्थात इटली की जनता ही वहां उसकी भाग्य विधाता है। परंतु परिस्थितियां जो बदल चुकी थी, उस बदली परिस्थिति में दो अन्य शक्ति हावी हो चुकी थी। एक सर्डिया पिडमोंट का शासक चार्ल्स एडवर्ड अपने अधीन उसका एकीकरण चाहता था। इटली का एकीकरण तो चाहता था, लेकिन अपने अधीन चाहता था। वही दूसरी ओर पोप की कुछ अलग ख्वाहिश थी। पोप इसे अपने अधीन एकीकृत करना चाहते थे, यानी एकीकरण की मनसा तीन शक्तियां अलग अलग तरीके से पा रहे थे। मेजनी की शक्ति कमजोर होती चली गई और मेजनी के का जो एकीकरण का सपना था उस समय कहा जा सकता है पूरा नहीं हुआ। लेकिन कालांतर में 1870 ईस्वी में इटली एकीकृत हुआ। इस बीच में 1851 में जब वो दोबारा राजनीति में सक्रिय हुए थे 1848 के बाद, तो 1851 ईस्वी में उन्होंने फ्रेंड्स ऑफ इटली नाम की संस्था गठित हुई थी। मिलान और जिनोवा में गठित हुई थी। इसको काफी समर्थन दिया। 1872 ईस्वी में उनका इस धारा से पलायन हुआ और इटली का इतिहास उन्हें पैगंबर के नाम से, मसीहा के नाम से सलाम करता है। और जब कभी भी दुनिया में राष्ट्रवाद को प्रेरित करने की बात होती है, जिससे राष्ट्रवाद संपूर्ण विश्व में फला फूला, तो जिन व्यक्तियों का नाम, जिन राष्ट्रवादियों का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है, उसमें एक नाम मेजनी का भी आता है। मेजनी की राष्ट्रवादिता को नमन करते हुए हम यह कहानी यहीं पे विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।